जो पुराना प्रॉपर्टी का मामला है 30 साल पुराना, एक दिन पुराना, 10 दिन पुराना नहीं, 30 साल पुराना, वह जो है ना एक दिन में सॉल्व होगा। एक दिन में, ज्यादा समय नहीं आपको देना है, एक दिन में सॉल्व हो जाएगा। क्यों? इसीलिए कि अगर आपकी ये प्रॉपर्टी है, आपकी ये संपत्ति है, ठीक है, और ये संपत्ति आप क्या करते हैं, आप संपत्ति ये किसी को देते हैं। अगर आप इसको देते हैं तो किस आधार पे देते हैं? आप किसी को लीज पे दे देते हैं, आप किसी को जो है यहाँ पर रेंट पर देते हैं। तो जो भी है, लीज हो, रेंट हो, तो एक उसका टाइम पीरियड होता है। जब ये टाइम पीरियड खत्म हो गया भाई, आपको खाली कर देना, आप इसको छोड़ देना। आप जब लीज पर दे रहे हैं, आप रेंट पे दे रहे हैं, तो जब लीज का टाइम पीरियड खत्म होगा तो उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। अगर वो उसका उल्लंघन करता है तो इसका मतलब वो अपराध कर रहा है। अब अगर कोई भी डॉक्यूमेंट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तैयार हुआ, उस एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार हुआ, आप कॉन्ट्रैक्ट को तैयार करते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नहीं रहते हैं, तो इसका मतलब है कि उस डॉक्यूमेंट का आप उल्लंघन कर रहे हैं। मतलब आप जो है अपराध कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो ऐसा जो है अगर वो करता है, वो एक प्रकार का अपराध होता है। जब बीच का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो इसका मतलब हो गया कि अब आपको डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट दोबारा अगर बनता है ना, आपकी अगर बात बनती है तभी आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं, अन्यथा उस पोजीशन को आपको छोड़ना होगा। बहुत लोगों का जो पेट्रोल का पंप है वो कॉन्ट्रैक्ट पे पहले दिया, बहुत लोगों के द्वारा जो है ना कॉन्ट्रैक्ट पे वो लिया गया, कॉन्ट्रैक्ट पे लिया गया। एक समय बाद क्या हो गया कि वो पंप का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो गया। तो खत्म हो गया तो उस व्यक्ति को, उसको अगर खाली करने का आदेश आ गया तो खाली करना पड़ेगा। छोड़ने का अगर वहां पर एक तरह से आदेश आएगा तो छोड़ना ही पड़ेगा। सवाल है सर जी, 30 साल पुराने किराएदारी जो है एग्रीमेंट पर जो है भाड़ा बढ़ाने के लिए क्या कानूनी रास्ता है, जबकि आज के समय जो है पुराने किराए से जो है चालू किराया 80-100 गुना मार्केट में चल रहा है। प्लीज बताने का कृपा करें। ठीक है, तो देखें यहाँ पर जो आपका 30 साल की अगर बात है कि 30 साल है ना किराएदारी जो है एग्रीमेंट पर भाड़ा बढ़ाना है, तो सबसे बड़ी बात है कि आप अगर आपका जो मार्केट में जो चल रहा है तो आप उस व्यक्ति से खाली करवा कर जो मार्केट में चल रहा है वो आप दूसरे को वो दे सकते हैं। ठीक है, कि भाड़ा बढ़ाने का तो आपके पास अधिकार है, भाड़ा आप बढ़वा सकते हैं, भाड़ा बोल सकते हैं कि हम आप इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन एक होता है कि इंक्रीमेंट का प्रोसेस होता है, अभी आप वर्तमान में कितना ले रहे हैं, आप कितना इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन उस प्रोसेस पे चलेंगे तो भी जो है 80 गुना तो नहीं जाएगा। तो आप ये चाहें कि आप उनको बोल रहे हैं कि आप खाली कर दें, और दूसरे को जब आप प्रॉपर्टी अलॉट करेंगे तो उस समय आप किराया जो वर्तमान में चल रहा है वो किराया जो है ले सकते हैं। तो ये पूरा तो जो प्रोसेस है उसको इसी तरह से आपको फॉलो करना होगा। लेकिन अगर जो बीच का एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट खत्म नहीं हुआ है, तो उसमें अगर कुछ टर्म एंड कंडीशन आपके मेंशन है कि आप कब बीच में जो है खाली करवा सकते हैं, तो उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। सवाल है सर, गवर्नमेंट लैंड जो है एडवर्स पोजीशन को कोई नहीं मानता, 100 साल से जो है अगर कोई सरकारी जमीन पर कब्जा करता है तो गवर्नमेंट वैसे लोगों को हटा देता है। देखिए बिल्कुल अतिक्रमण जो है अगर कोई करेगा, अगर 100 साल हो गया और ठीक है, या मान लेते हैं 200 साल हो गया, जितने भी साल से कोई भी है अतिक्रमण अगर सरकारी जमीन पर अगर वो रह रहा है और उस व्यक्ति को जो है उस जमीन के अलावा कोई भी जमीन नहीं है, तो वो दावा जो है एडवर्स पोजीशन का कर सकता है। सर अब डिपेंड करता है ये कोर्ट के ऊपर कि अगर मामला कोर्ट में चला गया तो कोर्ट से अगर स्टे लग जाएगा कि ठीक है सरकार उसको नहीं हटा सकता जब तक कोर्ट का आदेश नहीं होगा, तब फिर गवर्नमेंट को पावर नहीं है कि कोर्ट के अगेंस्ट जाकर जो है उसको हटा दे। अन्यथा देखें, मान लेते हैं कोई व्यक्ति को पता ही नहीं है, नोटिस भेजा गया और फिर आगे जो है उस व्यक्ति का जो मकान है, जो घर है, उसको तोड़कर हटा दिया गया, तो इस प्रकार से भी हटा दिया जाता है। सवाल है सर, 1950 के बाद जमीन परदादा के नाम से रजिस्ट्री हुआ, उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ। मेरा 2 जो है पड़ोसी यहाँ पर जो है दायरा वाला 7 डिसमिल जो है वाले को 7 डिसमिल और 7 डिसमिल तीनों का जो है दाखिल खारिज नहीं हुआ। जो बाएं वाला पड़ोसी जो है पुराना जमीन मालिक के जो वंशज से जो है यहाँ पर दोबारा रजिस्ट्री कराया, जिसमें मेरे तरफ से 3 डिसमिल ज़्यादा उसका दाखिल खारिज हो गया। मैं भी अपना 7 डिसमिल रजिस्ट्री कराया, मेरा दाखिल खारिज हो गया।
ठीक है। तो पुराना लेगा या नया होगा, हम चाहते हैं कि हम अपना पुराना जमीन पे ही रहें। ठीक है। देखें, 2 बार आप एक ही संपत्ति के मालिक से सबसे पहले तो आप करवा लेते हैं। अब तो आप ही के द्वारा गलती किया गया है, तो मान्यता तो कानूनी तरीके पे जो है यही है कि एक बार जो बेच दिया गया, जो विक्रेता का जो अधिकार है, विक्रेता के अधिकार की बात कर रहे हैं, जो बेच दिया गया है ना, तो उसको दोबारा बेचने का अधिकार नहीं है, दोबारा उसको बेचने का अधिकार नहीं है। अब ये अधिकार नहीं है, इसका एक तरह से ऑब्जेक्शन कौन करेगा? तो जिसको बेचा, पहले बेचा, उसको भी दोबारा ही बेचा। तो ऑब्जेक्शन अगर करने वाला है तो ये राइट उसी का नहीं बनता जो विक्रेता है, बेचने वाला। बेचने वाला का जब राइट ही नहीं तो दोबारा वो बेच ही नहीं सकता। लेकिन आप लोगों के द्वारा क्या किया गया कि उसी से दोबारा खरीद लिया गया, जो कि गलत है। और ये अगर गलती किया गया है तो फिर अगर आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे तब फिर पहले वाला पर आप अपना अधिकार का दावा कर सकते हैं। नहीं लगाएंगे तो जो अभी वर्तमान में आपका है उसी अनुसार आपको रहना पड़ेगा। सवाल है कि पूर्व में ही 2 जमीन का मौखिक बदलैन हो चुका था। सेल डीड द्वारा हम दोनों ने अपनी जमीन को बदलैन को पक्का करवा लिया, जो हम दोनों की जमाबंदी के आधार पर हुआ। तीसरे पक्ष के कुछ लोगों ने अप्रमाणिक खतियान का फोटोकॉपी को आधार बनाकर कर्मचारी की मिलीभगत से मोटेशन पर ऑब्जेक्शन लगाकर मेरा मोटेशन रद्द करवा दिया। जिन लोगों के नाम पर जमाबंदी नहीं है लेकिन द्वितीय पक्ष की जमाबंदी हो गई है, क्या कर्मचारी और जो है ऑब्जेक्शन करने वाले पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है? देखें, अगर जो जमीन आपने बदलैन किया, आप उस पर क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे? कोई मिलीभगत से, है ना, अगर जो ऑब्जेक्शन लगाता है और आपके मोटेशन को रद्द करवाता है, लेकिन आपने क्या किया, आपने जो बदलैन किया उसको पक्का करवा लिया, ठीक है, आपने एक प्रोसेस के साथ, सेल डीड के साथ किया है। तो जब आपके पास सेल डीड है, आपका जो है ना पूर्व में 2 जमीन का माल हो चुका था, लेकिन आपने उसको क्या किया, पक्का करवा लिया। सबसे बड़ी बात यह है, तो अगर आपने पक्का करवा लिया है, तो अगर एक बार उसको रद्द करवा भी दिया गया है, तो दोबारा आप उसको अपील के लिए डाल सकते हैं। आप अनुमंडल में जा सकते हैं, है ना, और या जिला में जा, है ना, उसकी शिकायत कर सकते हैं कि आपका सेल डीड है और सारा कुछ सही है, आपने इस प्रकार से अपना प्रॉपर्टी को एक्सचेंज किया, या आप ये कह सकते हैं कि आपने भी खरीदा और जो दूसरे व्यक्ति हैं वो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसी के एवज में, या जो भी कंडीशन होगा, आपने प्रॉपर्टी, आपके पास सेल डीड है, आपने प्रॉपर्टी खरीदा है, ठीक है, तो आप अपना दावा जो है वो पेश कर सकते हैं। सवाल है, सर मेरे नाना की 2 बीवी थी। फर्स्ट बीवी की तरफ से मेरी माँ है, ठीक है, नाना इनके जो हैं, इनकी जो पत्नी है, एक पहली पत्नी है और इनकी जो है एक दूसरी पत्नी भी है, ठीक है, ये नाना है। तो आप समझ सकते हैं ये इनके एक तरह से पति हुए, लेकिन जो व्यक्ति एक तरह से बता रहे हैं वो उनके नाना है। तो अगर ऐसा है कि जो मेरी माँ है और पहली पत्नी की तरफ से और एक भाई है जिनका देहांत हो गया है, तो जमीन का उत्तराधिकारी कौन होगा? और दूसरी बीवी की तरफ से 2 बच्चे हैं और कब्जा वो किया हुआ है, बट खेत का जो है पट्टा हमारे पास है, बिकॉज नाना जो है हमें देकर गए, ठीक है, और इसलिए यहाँ पर क्योंकि हमारा उसका जो है देख रेख एक तरह से किया। तो देखें, एक की सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम फैमिली से जो है ये बिलोंग है, और 2 बीवी का यहाँ पर जो है छोटा बेटा हमारे जो है यहाँ पर पक्ष में है। देखें आपके पक्ष में है या नहीं है यहाँ पर, लेकिन जो यहाँ पर वंशज हैं, जो नाना की संपत्ति है ना, उसमें सभी उत्तराधिकारी होंगे, ठीक है। जो संपत्ति है, आखिर जो प्रॉपर्टी है, पहली पत्नी हो, दूसरी पत्नी हो, तीसरी पत्नी हो, जो उनके बच्चे हैं सभी समान हैं और सभी उनके वंशज हैं, सभी उनकी प्रॉपर्टी के हकदार हैं, सभी को कानूनी रूप से हक मिलेगा। जितने भी बच्चे हैं सभी का हक जो होगा वो बराबर का होगा। अब नाना अगर किसी को स्पेशल दे तो उनका वो अधिकार है।
अगर वो किसी को दे दिए स्वेच्छा से, अगर मान लेते हैं कि अपने एक नाती को ज़्यादा प्रॉपर्टी देना चाहते हैं और वो देकर गए हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी प्रॉपर्टी है। हाँ, बाकी शेष जो प्रॉपर्टी बचेगा उसमें सभी का फिर हिस्सा भी लगेगा। अगला सवाल है, सर जी नमस्कार, हमें यह जानकारी चाहिए, हम 3 भाई हैं और हमारे तीनों भाइयों के नाम से जमीन है। पहले हमारे दादाजी के नाम में थी, फिर हमारे पिताजी के नाम आई और वह जो है अब हमारे नाम आ गई है। गांव के कुछ लोग जो है उस पर विवाद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें हमारे पिताजी या उसके परदादा का नाम निकल रहा है, तो इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है। वह लोग कह रहे हैं कि जो है हम इस पर केस फाइल करेंगे, हमारा ऐसा कोई है ना, ऐसा इसमें हम जो है निकलवाएंगे अपना इस जमीन को कम से कम 80 साल। अब वो लोग बोलते हैं कि हमारे पिताजी का नाम है। अब हम इस पर जो है केस फाइल कर इस जमीन को खाली करो, इस पर जो है क्या कार्रवाई करें, इसका जवाब दीजिए। देखिए ठीक है, आपके पास जमीन है, लंबे समय से है और लंबे समय से आप उसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, और आपके नाम है। और लेकिन जो व्यक्ति एक तरह से वो केस फाइल करना चाहते हैं, तो अगर उसके पास भी अगर कोई साक्ष्य है तो वो साक्ष्य जो है वो अगर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आपके जो दादा के नाम जमीन है या आपके पिता के नाम जमीन है, तो आपका अगर ये जमीन खतियानी है ना, आपके पास उसका खतियान है, मतलब सिर्फ जो है सिर्फ नाम पर है, लेकिन नाम पर किस आधार से नाम पर है, खतियान के हिसाब से है या रजिस्ट्री के हिसाब से है या बैनामा से है या पट्टा है या वसीयत है, किस वजह से है, तो वो वजह जो है आप प्रस्तुत कर सकते हैं, उस दस्तावेज को जो है बता सकते हैं, उसका इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है। अगर आपके पास दस्तावेज नहीं भी है तो आप उसका नकल निकाल सकते हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर ये सारा डॉक्यूमेंट किसी अन्य व्यक्ति के पास है, सिर्फ आपके नाम पर है, तो आपको भविष्य में अगर मामला कोर्ट में जाता है तो आपको समस्या उत्पन्न हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के आधार पे, आपके पक्ष के हिसाब से और कोर्ट के जजमेंट के ऊपर। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।